नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए एक नए वीडियो की सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम लोग घटनाचक्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस संदर्भ में जो पहला पार्ट होगा वो भारतीय इतिहास होगा। तो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें पाषाण काल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ जो है अलग तरह के एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवेज़, डिफेंस, स्टेट पीसीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, क्या थे? तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। डी ऑप्शन सही है। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने के लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो है, और बागोर यानी भीलवाड़ा राजस्थान में, वहाँ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, तो वो कौन सा स्थान है? आदमगढ़ है। तो आप इसके पहले आप के क्वेश्चन में आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, तो उसमें आदमगढ़ था। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें सी और डी दोनों ऑप्शन सही है, यानी महदहा से और सराय नाहर से, राय से, सराय नाहर राय से। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्रों में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डियां एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, कहाँ से? तो सराय नाहर या राय से और महदहा से, दोनों ऑप्शन सही है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, कहाँ से? तो दमदमा से। तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर या राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यह वही समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में। दोस्तों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा था? तो जौ था। तो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया था, जो कि थे जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जय। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, बार्ली 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जाने लगा। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ प्राप्त हुए? तो लहुरा देव से प्राप्त हुए। तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच
चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से, तो मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से, तो मेहरगढ़ से। इसका डी ऑप्शन सही है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो मेहरगढ़ से। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं काली बंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी पूर्व और 3500 ईस्वी पूर्व, अतः विकल्प डी का उत्तर सही है, यानी मेहरगढ़ सही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो बागौर में। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले जिन पर समानता सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे लेकिन ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ऐसा नहीं था, वो लोग परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले जिन पर समानता सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, तो 1, 3 और 4 ऑप्शन सही है, नहीं ए ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती या तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिसे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर समानता सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। इस प्रकार से इसका विकल्प ए सही है। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूर्वास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो इसका सही आंसर है HD सांकलिया ने किया था। तो नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईस्वी पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो इसमें मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों के विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है वृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय, मेहिर। अगला प्रश्न है, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, इसका सही आंसर है संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणास्थलियों की पहचान
की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो उसका सही आंसर है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका सही आंसर है वीएस वांककर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वीएस वांककर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। अगला प्रश्न, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो उसका सही आंसर है डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। गैरिक मृदभांड पात्र ओपीसी का नामकरण हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में। गंगा यमुना द्वीप की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसने अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति यानी ओसीपी कहा गया है। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ? तो उसका सही आंसर है बुर्ज होम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर है बुर्ज होम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो बुर्ज होम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो ऐतिहासिक स्थान के नाम दिए गए और ख्याति के कारण के नाम दिए गए। तो इसमें युगों में कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? तो इसमें 2 और 3 सही सुमेलित है, यानी चंद्रकेतुगढ़ जो टेराकोटा कला के लिए फेमस था और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए फेमस था। तो बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधारी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार का विकल्प डी उत्तर का सही आंसर है। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो इसका सही आंसर है लेखैया से। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लोखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। नीचे दे 2 कथन दिए गए हैं। इस एक अभिकथन ए है तथा दूसरा का रीजन आर है। तो अभिकथन ए है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया था और उसका कारण है जलवायु परिवर्तन कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जी.आर. शर्मा ने सराय, नाहर या राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा की थी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालय में से किसका संकलन कार्यालय है? तो इसका सही आंसर है संस्कृति का। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय का अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक
स्वायत्त शासित संगठन है।